नमस्कार, सरस्वती एग्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इकोलॉजी का जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंतर्गत कंपटीशन जो है प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा के बारे में चर्चा करेंगे। क्या होती है प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा? देखिए, इसकी जो परिभाषा है वो देखिए, प्रतिस्पर्धा एक प्रतिकूल परस्पर क्रिया होती है जिसमें दोनों समष्टियों की संख्याओं में ह्रास होता जाता है। इस परस्पर क्रिया में आहार, रहने के स्थान, बच्चे देने के स्थान आदि की प्रतिस्पर्धा होती है। देखिए कि जो दो समष्टियाँ होती है, जो प्रजातियाँ होती है दो, उनकी संख्या के अंदर कमी आती है, ह्रास होता है, उनकी संख्या घटती है। वो क्यों घटती है, किस कारण से घटती है? वो आहार के लिए या भोजन के लिए हो सकता है कि भोजन के लिए उनके मध्य प्रतिस्पर्धा और उसके द्वारा जो है एक जीव दूसरे जीव को नष्ट कर दे। रहने के स्थान के लिए जो है उनके मध्य प्रतिस्पर्धा हो सकती है। बच्चे देने के स्थान के लिए जो है उनके मध्य प्रतिस्पर्धा हो सकती है। तो ये प्रतिस्पर्धा जो होती है मुख्यतः आहार, रहने के स्थान यानी आवास और बच्चे देने के स्थान मतलब प्रजनन के लिए होती है। तो ये एक प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की जो है मुख्यतः अपन ने ये परिभाषा देखी। तो आपको अगर प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा के बारे में पूछा जाता है तो आपको इस प्रकार से एक परिभाषा देनी है। अब देखिए, जो गोस का सिद्धांत है उस गोस के सिद्धांत में अपन ने जो चर्चा की थी, गोस का जो सिद्धांत है वो प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता के ऊपर ही निर्भर करता है। इस सिद्धांत में देखिए क्या होता है, वैज्ञानिक है गोस, उसने एक वैज्ञानिक जो है उसने एक सिद्धांत दिया था प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता के आधार पर। तो इसमें जो प्रतियोगिता में प्रत्यक्ष आक्रमण तथा प्रत्यक्ष शत्रुता प्रतिस्पर्धा दोनों ही सम्मिलित रहते हैं। मतलब कि प्रत्यक्ष आक्रमण डायरेक्ट अटैक और अप्रत्यक्ष शत्रुता मतलब इनडायरेक्ट हॉस्टिलिटी पाई जाती है। मतलब प्रत्यक्ष आक्रमण हो सकता है किसी भी जाति के ऊपर, या अप्रत्यक्ष रूप से उसके ऊपर जो है हॉस्टिलिटी का मतलब होता है अप्रत्यक्ष शत्रुता, या अपन कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से जो है उसको हानि पहुंचाई जाती है। वो प्रतिस्पर्धा दोनों ही जो बातें हैं वो प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत आती है। एक प्राणी अपने खुद की जाति के सदस्यों से तथा अन्य जातियों के सदस्यों के साथ स्थान, प्रकाश, भोजन व अन्य आवश्यकताओं के लिए मुकाबला करता है। मतलब जो प्रतिस्पर्धा होती है वो एक प्राणी के मध्य दूसरे प्राणी की या जाति की प्राणी के मध्य जो होती है, सदस्य के मध्य जो होती है, वो केवल स्थान के लिए, प्रकाश के लिए, भोजन या अन्य आवश्यकताओं के लिए भी हो सकती है। परंतु विभिन्न जातियों की आवश्यकताओं में अंतर हो सकता है। अलग अलग जातियों में जो आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग हो सकती है और उसके आधार पर प्रतियोगिता भी उनकी हो सकती है। इसलिए जातियों के बीच होने वाली इस प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा की प्रकृति भी भिन्न भिन्न होती है। अब देखिए, यहाँ से जो है गोस का जो सिद्धांत है, यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि जो प्रतिस्पर्धा या शत्रुता जो होती है उसके आधार पर गोस के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तब आपको जो है ये गोस का सिद्धांत लिखना है। इसका जो अपन ने पहला बिंदु पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि प्रतियोगिता में प्रत्यक्ष आक्रमण और अप्रत्यक्ष शत्रुता दोनों ही सम्मिलित होती है। और इन दोनों के मध्य क्या होता है कि एक प्राणी या एक जो सदस्य है एक जाति का, वो दूसरी जाति के सदस्यों को प्रकाश के लिए, स्थान के लिए, भोजन के लिए और अन्य आवश्यकताओं के लिए प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता करता है। इसके बाद में जो दूसरा बिंदु है वो दूसरा बिंदु क्या है, एक प्राणी दूसरे प्राणी से जितना अधिक समान होगा उतनी अधिक समान है उनकी आवश्यकताएं होंगी। मतलब एक प्राणी जो है एक ही जाति की प्राणी है दो, और दोनों की आवश्यकताएं समान है, तो समान होने के कारण से क्या होता है कि उनके मध्य प्रतियोगिता भी अधिक होती है, प्रतिस्पर्धा भी अधिक होती है। इसलिए वातावरण से अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए उनके बीच प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा भी उतनी ही अधिक तीव्र होती है। मतलब एक ही जाति के दो जीव हैं, दो सदस्य हैं, उनकी आवश्यकताएं समान हैं, इसलिए उनके मध्य प्रतिस्पर्धा अधिक होगी। इसके बाद में अपन जो है इस गोस के सिद्धांत का प्रायोगिक परीक्षण करते हैं। और प्रायोगिक परीक्षण में अपन क्या देखते हैं कि प्रायोगिक परीक्षण जो है उसमें अपन जो है कुछ बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं। पहला जो प्रायोगिक परीक्षण किया है गोस ने वो क्या है कि स्वयं गोस ने अपने सिद्धांत का एक प्रतिष्ठित प्रमाण प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने रोमावी प्रोटोजोआ, रोमावी का मतलब होता है सीलिएटेड, जिनमें रोम पाए जाते हैं, वो प्रोटोजोआ की एक जीनस या जीनस की दो स्पीसीज जैसे पैरामीशियम ओरेलिया है और एक है पैरामीशियम कॉर्डेटम। ये दोनों प्रजातियां लिए को पैरामीशियम ओरेलिया और पैरामीशियम कॉर्डेटम जो प्रोटोजोआ संघ के प्राणी है और रोम पाए जाते हैं इनके शरीर के ऊपर। उन्होंने इन दोनों जीवों को समान रूप से या समान पात्र में या माध्यम में रखकर इनका संवर्धन किया।
संवर्धन करने के बाद में क्या किया, इन्हें देखा कि परीक्षण किया कि जब उन्हें एक दूसरे के साथ रखा गया तो जो पैरामीशियम कॉर्डेटम है वो समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया? दोनों की जो आवश्यकताएं वो समान थी, समान होने के कारण से इनके मध्य प्रतियोगिता हुई और प्रतियोगिता होने के कारण से क्या एक जाति दूसरी जाति को समाप्त कर देती है। तो यहाँ पर ओरेलिया जो है वो ओरेलिया कॉर्डेटम को समाप्त कर देती है। पृथक रखने पर पैरामीशियम ओरेलियम दूसरी स्पीसीज पैरामीशियम कॉर्डेटम की अपेक्षा ओरेलिया उपलब्ध आहार का अधिक तेजी से और कुशलता से प्रयोग करती है। ऐसा क्यों हुआ कि ये कॉर्डेटम समाप्त हो गया? क्योंकि कॉर्डेटम जो है वो कम मात्रा में आहार प्राप्त करता है, जबकि ओरेलिया जो है अधिक मात्रा में आहार प्राप्त करता है। इस कारण से क्या होता है कि जो कॉर्डेटम है उस कॉर्डेटम को समाप्त होना पड़ता है, यानी ओरेलिया जो है कॉर्डेटम को समाप्त कर देता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है सबसे पहले अपन ये प्रायोगिक परीक्षण पढ़ा है किसका। अगला जो प्रायोगिक परीक्षण अपन पढ़ते हैं उसके अंतर्गत एक और अध्ययन में आपने आटे की बीटल का मतलब देखिए, बीटल जो होता है वो एक भृंग होता है, एक अपन कह सकते हैं कि ये जो मक्खी होती है उसकी प्रकार की जो है एक बीटल होती है। उसकी दो स्पीसीज़ का प्रयोग किया जाता है। एक जो स्पीसीज़ उसका नाम है ट्राइबोलियम कैस्टेनियम और दूसरी स्पीसीज है ट्राइबोलियम कन्फ्यूशियस या ट्राइबोलियम कन्फ्यूसम। ये दो प्रजातियां हैं। इन दोनों प्रजातियों को जो है एक साथ लिया गया और दोनों प्रजातियों के मध्य क्या किया गया, देखो दोनों जो बीटल प्रजातियां हैं उन दोनों बीटलों की समष्टियों को बार बार मिश्रित किया गया, यानी एक जगह मिलाया गया और हर बार ये अनुभव हुआ कि एक या दूसरी समष्टि का लोप अवश्य हो जाता था। अब एक जो समष्टि है उसका लोप क्यों हुआ? इन प्रयोगों से गोस की इस दावे की पुष्टि हो जाती है कि जब दो विभिन्न समष्टियों में एक ही जीवन क्षेत्र के लिए होड़ लग जाती है तो उनमें से एक को समाप्त होना पड़ता है या एक का समाप्त हो जाना अनिवार्य है। जब जब परजीवी मौजूद नहीं था तब तब प्राय ट्राइबोलियम कन्फ्यूसम का प्राबल्य रहा, यानी यह प्रबलता रही इनकी। इससे यह सिद्ध होता है कि जीवन क्षेत्र में एक ही कारक में परिवर्तन से प्रतिस्पर्धा के अंत में निकलने वाला निष्कर्ष कितना विभिन्न हो सकता है। मतलब जो है प्रजातियां ली, देखिए यहाँ पर एक जो है एक डायग्राम से दर्शाया गया है। पैरामीशियम ओरेलियम और पैरामीशियम कॉर्डेटम जो है, ध्यान रखना यहाँ पर ये कॉर्डेटम नहीं है, ओडेटम नहीं है, यहाँ पर क्या है कॉर्डेटम है, तो इसको अपन कहते हैं कॉर्डेटम। तो यहाँ पर देखिए पैरामीशियम ओरेलियम और पैरामीशियम कॉर्डेटम के प्रयोगशाला संवर्धनों के वृद्धि वक्र दिए गए हैं। इनमें एक प्रोटोजोआ प्राणियों को पृथक संवर्धनों में पोषित करने पर समष्टि सघनताएं तथा दूसरे में दोनों स्पीसीजों को एक ही संवर्धन में पोषित करने पर समष्टि सघनताएं दे रखी है। पहला जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है उसमें दिन दे रखे हैं 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे और इसके बाद में यानी दिन दे रखे हैं 4 दिन, 8 दिन, 12 दिन। उसके बाद में ऊपर दे रखा है समष्टि सघनता 50, 100, 150, 200। तो इस प्रकार से देखिए पैरामीशियम कॉर्डेटम जो है वो पैरामीशियम कॉर्डेटम जो है आपके 100 के बाद में यानी 100, 150 के मध्य 125 पर जो है इसकी समष्टि रहती है। और जो आपकी पैरामीशियम ओरेलियम है वह पैरामीशियम ओरेलियम जो है 175 के लगभग जो है इसकी समष्टि सघनता पाई जाती है और दोनों जो है भिन्न भिन्न आपको दर्शाई गई है। दूसरे पैराग्राफ में क्या है कि एक जो दिन दे रखा है 4, 8, 12 दिन और ऊपर जो है समष्टि सघनता 50, 100, 150, 200 दिन दे रखी सघनता दे रखी है। इसमें देखिए पैरामीशियम कॉर्डेटम जो है और पैरामीशियम ओरेलियम दोनों को साथ रखा गया तो अंत में जाकर क्या हुआ कि पैरामीशियम कॉर्डेटम जो है वो समाप्त हो गई और पैरामीशियम ओरेलियम जो है वो कहाँ तक पहुँच गई 150 समष्टि सघनता तक पहुँच जाती है। देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ है आपका ये नीचे आता हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है पैरामीशियम कॉर्डेटम जो है समाप्त होने के कगार पर आ गई है, यानी ये समष्टि जो है समाप्त हो जाती है और ये समष्टि जो है यहाँ पर संवर्धन में कायम रहती है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रोटोजोआ की जो दो पैरामीशियम की दो प्रजातियाँ हैं उनके मध्य यहाँ पर गोस का सिद्धांत प्रयोगात्मक रूप से लागू किया गया है। उसी के आधार पर अपन ने एक अन्य उदाहरण भी पढ़ा था। दो जो जातियाँ ली थी अपन ने बीटल की, उन बीटल की दो जातियों में से एक जाति जो है विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। दोनों को एक जगह रखने पर ऐसा क्यों हुआ कि उनके मध्य किसी भी जो है स्थान, प्रकाश, भोजन आदि के लिए किसी भी एक कारक के लिए जो है उनमें प्रतिस्पर्धा हुई और प्रतिस्पर्धा होने के कारण से उन दोनों के मध्य प्रतियोगिता के कारण से क्या हुआ कि एक जो प्रजाति वो समाप्त हो गई और एक प्रजाति जो वो रह गई। इस कारण से यहाँ पर जो है गोस का जो सिद्धांत वो 2 पॉइंटों से अपन ने पढ़ा है। इसके बाद में अगला जो पॉइंट
गॉस के सिद्धांत का जो तीसरा प्रायोगिक जो नियम है या तीसरा जो पॉइंट है वो अपन पढ़ रहे हैं। गॉस के सिद्धांत की और अधिक पुष्टि करने के लिए हम दो और उदाहरण लेंगे। पहला जो उदाहरण ले रहे हैं हम इस बार ये उदाहरण पक्षियों के चित्र परीक्षणों के लेंगे। यानी पहला जो चित्र अपन ले रहे हैं वो पक्षियों से संबंधित लेंगे। उसमें क्या है कि पहला उदाहरण कुछ सुंदर और अजीब सी आकृति वाला हंसावर पक्षियों का है। हंसावर पक्षी है अफ्रीका में बड़ा हंसावर फिनिकॉप्टेरस एंटीगोरम उन्हीं उत्तरी जिलों में भोजन करता है, जिनमें इसे बहुत ही सामान्य दिखाई पड़ने वाली दूसरी स्पीशीज छोटा हंसावर जिसको फोनिकोनियस माइनर कहा जाता है भी भोजन करती है। यानी एक ही जो है आपके झील है और उस एक ही झील के अंदर ये जो एक बड़ा जो है हंसावर या हंस पक्षी है और दूसरा जो है एक छोटा हंसावर यानी एक छोटा पक्षी है हंस, और दोनों का नाम दे रखा है। एक है हंसावर फिनिकॉप्टेरस एंटीगोरम और दूसरा है फिनिकोनियस माइनर। ये दो जो है हंसावर पक्षी है हंस पक्षी है जो एक ही झील के अंदर जो है भोजन करते हैं। भोजन करने पर क्या होता है कि देखिए ये दोनों जो पक्षी हैं, यद्यपि हंसावर की ये दोनों जातियाँ एक ही तालाब में से भोजन ग्रहण करती है, तथापि भोजन के लिए वह अलग अलग क्षेत्रों का उपयोग करती है और इस प्रकार प्रतिस्पर्धा से बच जाती है। यानी झील तो एक ही है, लेकिन क्या होता है कि ये दोनों ही जो है क्या करती है, अलग अलग जो क्षेत्र हैं झील के वहाँ पर रहती है और रहकर क्या करती है, क्रस्टेशियन मतलब जो कीड़े होते हैं, कीचड़ जो होते हैं, कीचड़ जो है उस कीचड़ के अंदर जो कीट या लार्वा जो पाए जाते हैं, सूक्ष्म जो लार्वा पाए जाते हैं, कीट पाए जाते हैं, प्राणी पाए जाते हैं, उनका भक्षण करती है। और दोनों अलग अलग क्षेत्रों में रहने के कारण से इन दोनों के मध्य प्रतिस्पर्धा नहीं पाई जाती और प्रतिस्पर्धा से ये दोनों बच जाती है। तो ये एक अन्य उदाहरण है गॉस के सिद्धांत का। इसके बाद में चौथा जो उदाहरण अपन लेंगे, चौथा उदाहरण है उत्तरी अमेरिका के वार्बलर पक्षियों की 5 प्रजातियां ली गई है या 5 स्पीसीज ली गई है और भोजन एकत्रित करने के स्वभाव से लिए गए। इनकी 5 प्रजातियां ली है, इनके भोजन के करने की जो स्वभाव की प्रकृति है उसके आधार पर जो है इनको 5 जो है इनकी प्रजातियां लेकर ये पांचों प्रजातियां स्पीसीज एक ही सनोबर वृक्ष है, एक जो वृक्ष है जिसका नाम है सनोबर, उस सनोबर वृक्ष के ऊपर ये पांचों प्रजातियां रहती है और अपना अपना भोजन प्राप्त करती है। और उनमें से हर एक अपने कीट शिकार को वृक्ष से अलग अलग भागों में ढूंढती है, जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया। नीचे अपन चित्र भी देखेंगे इसका। प्रत्येक वार्बलर का शिकार करने का आचरण भी अलग अलग होता है। यानी पहला तो क्या है कि ये जो एक ही वृक्ष के ऊपर रहती है, पांचों ही जो है जो आपकी पक्षी है वो पांचों पक्षी वार्बलर पक्षी जो है इसकी जातियाँ अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग जो वृक्ष है उस अलग वृक्ष या एक ही वृक्ष के ऊपर अलग अलग क्षेत्रों में रहती है। उदाहरण के लिए केप में वार्बलर है डेंड्राइका टिग्रिना अधिकांश वृक्ष में ऊपर नीचे चलती रहती है। इसके बाद में बे ब्रेस्टेड वार्बलर डेकेस्टेनियन शाखाओं में चक्कर लगाती रहती है, तथा कंठ वाली हरी वार्बलर है जैसे डेड वायरेनस सनोबर की घनी सुई जैसी पत्तियों में बहुत ध्यान से भोजन ढूंढती है। यानी ऊपर से नीचे तक जो है ये पाई जाती है पांचों प्रकार की जो आपकी वार्बलर। ये जो है आपके डेंड्राइका टिग्रिना, डेंड्राइका केस्टियाना, डेंड्राइका वायरेंस, ये इनके जो जूलॉजिकल नेम है, जंतु वैज्ञानिक नाम है। तो एक ही जो वृक्ष है उस वृक्ष के ऊपर ये पांचों जो है वार्बलर पाई जाती है। अब देखो कहाँ कैसे पाई जाती है, यहाँ पर इसका एक चित्र दे रखा है, चित्र से अपन समझते हैं। ये मान लो कि एक वृक्ष है, इस तरफ जो है वृक्ष दे रखा है और इस वृक्ष के ऊपर देखो इस वृक्ष में यहाँ पर ये जो पांचों प्रजातियाँ चिड़ियाँ हैं वार्बलर की वो पाई जाती है। 1 2 3 4 5 ये 5 पाई जाती है। सबसे पहले देखो नीचे जो है डेंड्राइका वायरेंस है, ये काले कंठ वाला हरा वार्बलर है। ये डेंड्राइका वायरेंस काले कंठ वाला हरा वार्बलर है। इसमें इस प्रकार का जो चिन्ह बना हुआ है जहाँ पर ये पाई जाती है ये चिड़िया। तो यहाँ पर देखिए डेंड्राइका वायरेंस कहाँ पर पाई जाती है। इस प्रकार की जो ये श्रेणी यहाँ पर बनी हुई है, इस श्रेणी के अंदर जो है ये पाई जाती है। नीचे की तरफ का जो वृक्ष का नीचे का भाग होता है वहाँ पर ये डेंड्राइका वायरेंस या काले कंठ वाला हरा वार्बलर पाया जाता है। इसके बाद में दूसरे प्रकार का जो है वो है डेंड्राइका फास्का या लेक बर्नियन वार्बलर है या लेक बर्नियन वार्बलर डेंड्राइका फास्का। ये जो है कहाँ पर पाई जाती है, इस प्रकार की जो चिन्ह यहाँ पर बने हुए हैं, इस प्रकार के चिन्ह जो है टेढ़े मेढ़े या तिरछे जो चित्र बने हुए हैं इससे वृक्ष के ऊपर है, वो तिरछे जो वृक्ष बने हुए हैं, ये तिरछे जो आपके चिन्ह बने हुए हैं
वहाँ पर ये पाई जाती है। मतलब ये जो भाग है ये पाया जाता है इसके, यानी ये जो पक्षी है वार्बलर है ये पाया जाता है यहाँ पर। फिर इसके बाद में ये जो पक्षी है वो पाया जाता है दूसरे स्थान पर। इसके बाद में डेंड्रेगा टिग्रिना केप वार्बलर जो है वो पाया जाता है यहाँ पर। इसके बाद में आपके डेंड्रेगा कैस्टियन बे ब्रेस्टेड वार्बलर है ये आपका पाया जाता है यहाँ पर। इसके बाद में आपके डेंड्रेगा कोरोनेटा जिसको मिटल वार्बल कहते हैं ये ऊपर की तरफ पाया जाता है। देखो 1 2 3 4 5 6 भाग कर रखे हैं, लेकिन ये ऊपर वाला जो भाग है इस ऊपर वाले भाग में ये भी पाया जाता है, यानी इस भाग में और इस भाग में दोनों में ये आपके डेंड्रेगा कोरोनेटा मिटल वार्बल पाई जाती है। इस भाग में आपके डेंड्रेगा कैस्टेनिया पाई जाती है। इस भाग में आपके डेंड्रेगा टिग्रिना पाई जाती है। इस भाग के अंदर आपके डेंड्रेगा फास्का लेग बर्नियन वार्बलर पाई जाती है और इस भाग में आपके डेंड्रेगा वायरेंस पाई जाती है। इस प्रकार से देखिए आप इसको पूरी तरीके से देख सकते हैं। पांचों जो आपकी प्रजातियां हैं वार्बलर की वो किस प्रकार से एक पेड़ के ऊपर से नीचे तक पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्र इनका डिवाइडेशन रहता है जिसके कारण से इनमें प्रतिस्पर्धा नहीं पाई जाती है। तो ये अन्य प्रयोगात्मक जो है उदाहरण दिया है किसने, गोस ने। गोस का जो सिद्धांत था उस सिद्धांत में प्रयोगात्मक रूप से ये एक अन्य उदाहरण यहाँ पर दिया है। यहाँ पर देखिए सनोबार के एक वृक्ष में उत्तर अमेरिका के वार्बलर पक्षियों की 5 स्पीसीजों या जातियों का आहार ग्रहण क्षेत्रों का एक आरेखीय चित्रण दिया गया है। ऊपर से नीचे की दिशा में वृक्ष के 6 क्षेत्र दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक क्षेत्र 10 फुट ऊंचा है। वृक्ष के भीतर 3 और भी क्षेत्र हैं, ध्यान रखना 10 फुट क्षेत्र है और उसके अंदर आपके जो है क्या करना है, इसमें 6 भाग कर रखे हैं। पहला जो भाग दे रखा है इसमें नई पत्तियों तथा मुकुलों वाला सबसे बाहरी क्षेत्र है, ए वाला भाग। बी वाला भाग पुरानी पत्तियों वाला सबसे बीच का क्षेत्र है। सी वाला अनावृत और तथा लाइकेन से ढकी शाखाओं वाला भीतरी क्षेत्र है। फिर वार्बलर पक्षी इस वृक्ष के सभी भागों में आहार ग्रहण करता है। विभिन्न रेखा छदनों से उन क्षेत्रों का संकेत किया गया है जिनमें प्रत्येक स्पीसीज आहार ग्रहण करने का अपना कम से कम आधा समय व्यतीत करती है। यहाँ पर देखिए मैकार्थर 1958 इकोलॉजी 39,599,619 के आधार पर, यानी ये आपका जो है स्रोत है जहाँ से ये चित्र लिया गया है। चित्र का जो स्रोत है यहाँ से लिया गया है और इस प्रकार से आपको देख सकते हैं इस चित्र के बारे में। यहाँ पर एक प्रयोगात्मक जो है उदाहरण दिया है किसने, गोस ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत। बाद में एक अन्य आपको चित्र दिखा रहा हूँ मैं। ये चित्र जो है अपन ने जो हंसावर पढ़े हैं उन 2 हंसावरों में एक बड़ा हंसावर था और एक छोटा हंसावर है। हंसावर की 2 प्रजातियों में भिन्नता है, क्रस्टेशियन व कीट लार्वे, यानी क्रस्टेशियन व कीट की जो लार्वा है उनको ये खाता है बड़ा हंसावर, जबकि छोटा हंसावर जो है सूक्ष्म नीले हरे शैवालों को ये खाता है। इस प्रकार से अलग अलग इनका जो है झील के अंदर क्षेत्र पाया जाता है और अलग क्षेत्र के कारण से जो है ये प्रतिस्पर्धा से बच जाते हैं। इसके अलावा इसका जो गोस का सिद्धांत उसका अंतिम जो प्रयोगात्मक जो उदाहरण है वो दे रखा है यहाँ पर अंतिम 5वां। क्लेडोसेरेंस की 2 प्रजातियाँ हैं जिनमें मिश्रित संवर्धन किया गया है। मिश्रित संवर्धन करने पर किए गए इसी प्रकार के प्रयोग के डेफनिया प्ल्यूकेरिया हमेशा साइमोसिफेलस पेट्यूलस को विलुप्त कर देता है। यहाँ पर देखिए एक संवर्धन लिया गया है और उस संवर्धन में क्लेडोसोरेंस की 2 प्रजातियाँ हैं, इन दोनों को मिश्रित करके यहाँ पर एक संवर्धन तैयार किया गया है। एक प्रजाति का नाम है डेफनिया फ्यूलिकेरिया और दूसरी प्रजाति का नाम है साइमोसिफेलस वेट्यूलस। ये 2 प्रजातियाँ हैं जिनको यहाँ पर लिया गया है। लेने पर यहाँ पर क्या है कि एक जो प्रजाति है वो दूसरी प्रजाति को विलोपन कर देती है, विलुप्त कर देती है। इस प्रकार देखिए सारे जो उदाहरण अपने 5 पढ़े हैं वो गोस के सिद्धांत के अनुरूप ही है। प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों से सिद्ध हुआ था कि जब एक ही जीवन क्षेत्र में 2 स्पीसीजों में स्पर्धा होती है तो केवल एक ही स्पीसीज जीवित बचती है, यानी एक स्पीसीज बचती है और एक जो है नष्ट हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। क्षेत्र अध्ययन से यह सिद्ध हुआ कि प्रकृति में जहाँ कहीं कुछ प्राणी पहले देखने पर ही जीवन क्षेत्र में रहते हुए मालूम पड़ते हैं, वास्तव में उनमें ऐसा नहीं होता है। इन तथा अन्य आंकड़ों से गोस के सिद्धांत की इतनी प्रमाण पुष्टि हो जाती है कि हमारा यह निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत होता है कि एक जीवन क्षेत्र में केवल एक ही जातीय स्पीसीज रहती है, क्योंकि उनके मध्य प्रतिस्पर्धा होती है और प्रतिस्पर्धा के कारण से क्या होता है कि एक प्रजाति विलुप्त हो जाती है। प्रतिस्पर्धा को मैंने आपको बता ही दिया था कि प्रतिस्पर्धा भोजन के लिए भी हो सकती है, प्रजनन के लिए भी हो सकती है और आवास के लिए भी हो सकती है। तो इस प्रकार से एक जाति दूसरी जाति को नष्ट कर देती है। इसी आधार पर जो है अपन संक्षिप्त रूप में ये कह सकते हैं
संक्षिप्त रूप में क्या कह सकते हैं, देखिए कि जब दो विरोधी जातियाँ एक ही वातावरण में पाई जाती है तो सामान्य रूप से निम्नलिखित संभव परिणाम प्राप्त होते हैं। पहला जो परिणाम प्राप्त होता है, यदि दो जातियाँ पारिस्थितिकी दृष्टि से तुल्य हो, समान हो, तो उनकी वातावरण से एक ही मांग हो। एक ही जाति यदि स्वयं की वृद्धि की अपेक्षा दूसरी जाति की वृद्धि करती हो तो उस क्षेत्र से पहली जाति दूसरी का विलोपन कर देती है। यानी उनकी पारिस्थितिकी दृष्टि से तुलना, यानी तुलना का मतलब ही उनकी जो आवश्यकता है वो अगर समान हो, उनकी अगर मांग समान हो, अगर वो जाति अगर जो है प्रजाति जो है वो दोनों प्रजातियाँ हैं, उन दोनों प्रजातियों की अगर मांग समान हो वातावरण से, और एक ही जाति यदि स्वयं की वृद्धि को अपेक्षा दूसरी जाति की वृद्धि करती हो तो इसमें क्या होता है कि एक जाति जो है या दूसरी जो जाति वो पहली वाली जाति का विलोपन कर देती है। इसके बाद में देखिए दूसरा, यदि दो जातियों की कुछ भिन्न मांगे हों, यानी अगर अलग अलग मांगे हों दोनों की, तो वे भिन्न निकेत में आवास करती है और उस क्षेत्र में दोनों जातियाँ साथ साथ में रह सकती है। यानी अगर मांग समान हो तब तो क्या होगा, एक जाति का विलोपन होगा। अगर मांग समान नहीं हो, मांग अगर अलग अलग हो वातावरण से, तो निकेत या जो आवास होता है उसमें दोनों जातियाँ साथ साथ रह सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये एक संक्षिप्त में अपन ने इसका निष्कर्ष निकाला है गोस के सिद्धांत का। इसके अलावा दो निष्कर्ष और है। देखिए पहला निष्कर्ष क्या है, यदि दो जातियाँ एक दूसरे पर निर्भर हो, जैसे परजीवी व पोषक है या परभक्षी व शिकार, तो आक्रमणकारी दूसरी जाति का विलोपन कर देती है या फिर स्वयं दूसरे प्रकार के भोजन पर रहने लगती है। इसके बाद में तीसरा या चौथा जो आपका निष्कर्ष है उसमें देखिए, यदि आक्रमणकारी जाति दूसरी जाति को नष्ट करने में असमर्थ हो तथा दूसरी जाति की कमी के समय स्वयं जीवित रहने में समर्थ हो, तो दोनों जातियाँ उस क्षेत्र में स्थान या स्थायी अथवा उच्चावचन साम्य अवस्था में निरंतर रह सकती है। मतलब कि यदि एक जो आक्रमणकारी जाति है वो दूसरी जाति को नष्ट करने में असमर्थ रहती है, अगर उसको नष्ट नहीं करती है तो क्या होता है कि दूसरी जाति की कमी के समय स्वयं जो है वो जीवित रहने में समर्थ हो, तो दोनों जातियां उस क्षेत्र में स्थायी हो जाती है। यानी उसको नष्ट करने में समर्थ नहीं हो, और नष्ट करने में समर्थ नहीं होगी तो क्या होगा कि वो जाति जो है वहाँ पर अपने आप को डालने के लिए अनुकूल कर लेगी, और इस प्रकार से दोनों जातियाँ एक ही स्थान पर उच्चावचन साम्य अवस्था बनाए रखेगी। और इस तीसरे वाले जो निष्कर्ष उसमें क्या है कि परजीवी जो होता है, दो जातियां या एक दूसरे पर निर्भर रहती है। तो जैसे कि परजीवी है, परजीवी क्या है, तो पोषक या परभक्षी व शिकार, तो ये आक्रमणकारी दूसरी जाति का विलोपन कर देते हैं। यानी एक ही जो है प्रजाति या जाति जो है दूसरी जाति का यहाँ पर विलोपन या विलुप्त करना निश्चित रहता है। फिर स्वयं दूसरे प्रकार के भोजन पर रहने लगती है, यानी उस पोषक को नष्ट कर देती है और फिर उसके बाद में दूसरा पोषक ढूंढ लेती है। तो इस प्रकार से गोस का जो सिद्धांत अपन ने पढ़ा था उसके ये 4 निष्कर्ष हैं, और इन निष्कर्षों के साथ में यहाँ पर जो अपना ये कि पारिस्थितिकी या पर्यावरण जैविकी का जो दूसरा जो अपना पेपर है, उस दूसरे पेपर में सेक्शन 1 जो है, उस सेक्शन 1 का अपन ने जो लेसन पढ़ा है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर आपको जो है अगला जो अपन पॉइंट है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह और आहार श्रृंखला यानी एनर्जी फ्लो एंड फूड चेन इन इकोसिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा। आहार श्रृंखला आप सब जानते हैं, पढ़े हुए हो आप, आहार श्रृंखला हैं। आहार श्रृंखलाओं में अपन जो है उत्पादक, उपभोक्ता और इसके अलावा अपघटकों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको जो ये पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह और आहार श्रृंखला है ये आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।